स्टूडेंट्स, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पार्ट शुरू किया था परमाणु संरचना वाला, जिसमें हमने पढ़ा था प्रोटॉन और किसकी न्यूट्रॉन की खोज के बारे में। ठीक है, आज हम लेने जा रहे हैं परमाणु मॉडल के बारे में। परमाणु मॉडल में कि भाई परमाणु की संरचना के बारे में सबने अलग अलग अपना मत दिया था और उसी के आधार पर सबसे पहला हम परमाणु मॉडल पढ़ने जा रहे हैं, जो था जोसेफ जॉन थॉमसन के द्वारा दिया गया। देखो, पहले एक वर्ड आया था परमाणु सिद्धांत। परमाणु सिद्धांत सबसे पहला दिया गया था डाल्टन के द्वारा, जॉन डाल्टन के द्वारा, जो हमने पहले पार्ट के अंदर पढ़ा है। ठीक है, और अब जो अपन ले रहे हैं वो परमाणु मॉडल, परमाणु की संरचना किस प्रकार से होती है उसके अंदर, मतलब सबका अलग अलग क्या मत था उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो पहला इनका मॉडल है जो जोसेफ जॉन थॉमसन के द्वारा दिया गया था। इस मॉडल के अंदर थॉमसन ने यह बताया कि परमाणु जो होता है ना, वह एक धनावेशित गोला है, उसको अपन मानते हैं। इनके द्वारा ये कहा गया था, ध्यान दीजिएगा, कि ये ना एक धनावेशित गोला है। ठीक है, और इस गोले की त्रिज्या जो बताई गई है, देखिएगा कि इस धनावेशित गोला, ये बताया है धनावेशित गोला माना है इसको, जिसकी त्रिज्या लगभग, इसकी त्रिज्या 10 की घात -10 मीटर बताई गई है, किसकी, इस गोले की। ठीक है, यानी हम क्या कहें कि भाई भाग पूरा क्या है, धनावेश है, और इस धनावेशित भाग के अंदर इलेक्ट्रॉन या माइनस आवेश जो होते हैं ना, वो समान रूप से बिखरे हुए रहते हैं। मतलब हम इसमें माइनस आवेश जो बताएंगे, देखिएगा, जैसे बात करते हैं ये माइनस आवेश, ये इसके अंदर क्या होते हैं, समान रूप से यूं बिखरे हुए रहते हैं, वितरित रहते हैं। ठीक है, ये अब इन माइनस आवेश की जब बात की जाती है तो माइनस आवेश को इन्होंने नाम, हम तो इसको क्या कहते हैं, ऋणावेश कहते हैं। ये ऋणावेश है। ठीक है, तो परमाणु, इनके द्वारा यही कहा गया कि परमाणु एक धनावेशित गोला है जिसकी त्रिज्या लगभग मानते हैं 10 की घात -10 मीटर के लगभग बराबर होती है, और उसके अंदर ऋणावेश जो होता है वो समान रूप से बिखरा हुआ रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना भाग धनावेश है उसके बराबर लगभग ऋणावेश उपस्थित होता है। तो दोनों विपरीत आवेश, ठीक है ना। देखो, इसकी सबसे पहली, इसका सबसे पहला बिंदु क्या बताएंगे कि यह धनावेशित गोला है, मानते हैं इसको, और इसकी त्रिज्या लगभग कितनी है, 10 की घात -10 मीटर की है। ठीक है ना। फिर हम इसमें बताते हैं कि ऋणावेश जो होते हैं इसमें समान रूप से वितरित रहते हैं, समान रूप से क्या रहते हैं, वितरित रहते हैं। ठीक है, अब ये इनका कहने का मतलब कुल मिला के यही था कि हम इसमें ये कहते हैं धनावेश और ऋणावेश दोनों की मात्रा बराबर है, तो दोनों की मात्रा बराबर होगी तो ऑटोमेटिकली परमाणु जो होता है वो एक उदासीन कण के रूप में रहेगा, उदासीन रहेगा, यानी उसमें आकर्षण बल जो है वो समान रूप से रह जाएगा। कहने का मतलब धनायन और ऋणायन आवेश की मात्रा बराबर हुई तो परमाणु क्या हो गया, उदासीन कण के रूप में बता सकते हैं। तो ये इनका ये पॉइंट भी था कि दोनों आवेश की मात्रा समान होने से परमाणु स्वयं क्या हो जाएगा, स्थायित्व को प्राप्त करेगा। परमाणु स्वयं स्थायित्व को प्राप्त करता है। इसका मतलब यही हुआ
कि ये परमाणु क्या है, इसके अंदर स्थायी रूप से होता है। ठीक है, लेकिन इस मॉडल को हम एक दूसरा नाम देते हैं, जिसे अमेरिका यानी जो विदेश के अंदर एक मिठाई होती है, प्लम पुडिंग मॉडल के नाम से जाना जाता है। देखिएगा, इसका नाम प्लम पुडिंग, या इसको तरबूज के समान माना गया है, तरबूज के रूप में भी। ठीक है, और हम इसको बूंदी के लड्डू के समान भी मान सकते हैं, बूंदी के लड्डू के समान हम जो भी चाहे इसका नाम दे सकते हैं। और बूंदी का अगर अपन लड्डू देखते हैं तो बूंदी के लड्डू के अंदर जो बूंदी के दाने हैं वो तो सभी क्या है, इसके अंदर धनायन है, और उसमें इलायची के जो दाने बूंदी के लड्डू के अंदर रहते हैं, उन दानों को हम यहाँ पर ऋणावेश भी कह सकते हैं या उसको इलेक्ट्रॉन भी बता सकते हैं। ठीक है, फिर बात आती है तरबूज की। तो तरबूज का खाने वाला जो भाग है अंदर से पूरा रेड कलर का है ना, वो सभी हम उसको धनावेश माने, और तरबूज के अंदर जो उसके बीज पाए जाते हैं, उन बीजों को अगर हम इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रदर्शित करें तो वो एक तरह से तरबूज भी इस मॉडल के ऊपर बता सकते हैं हम। ठीक है, और प्लम पुडिंग की बात की जाती है तो ये भी क्या होता है, एक तरह से मिठाई है जिसमें प्लम भाग जो बताया गया है वह क्या है, धनावेश, और पुडिंग जो है वो उसके अंदर ऋणावेश के रूप में दर्शाया जाता है। तो ये एक छोटा सा प्रयोग है जो सर किसने, जोसेफ जॉन थॉमसन के द्वारा या जे थॉमसन के द्वारा परमाणु मॉडल दिया गया था, और इस मॉडल में ये चीज बताई गई है कि परमाणु जो होता है वो स्वयं अपने आप एक स्थायित्व को प्राप्त करता है, स्थायित्व प्राप्त करता है। इसका रीजन ये है कि उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब कुल मिला के धनावेश और ऋणावेश दोनों की मात्रा क्या होती है, समान होती है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी कमी थी, इस मॉडल की भी कमी है कि ये नहीं बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन कितनी संख्या में वगैरह इसके बारे में, है ना इसने नाभिक के बारे में बताया, ना इसने प्रोटॉन के बारे में कोई भी जानकारी हमें नहीं दी थी। ठीक है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, अब हम लेते हैं सेकंड परमाणु मॉडल, जो आपने 10th क्लास के अंदर पढ़ा है ना, किसका, सोने की पतली पन्नी, सोने की पतली पन्नी का प्रयोग, रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। अब 10th में पूरा डायग्राम वगैरह बनाते हैं, जिसमें आपने किताब का डायग्राम देखा होगा, उसमें वो सोने की पतली पन्नी फिर रेज निकलती है, उस रेज को बताया था। ठीक है ना, लेकिन अपना अब देखो 11th के अंदर अब क्या है ना, इसके लेवल को थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं। अब उसमें अपन को ये पूरा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम इस मॉडल को पहले पढ़ चुके हैं। चलिए फिर भी अपन इसको जनरली रिपीट करेंगे। ठीक है, देखिए रदरफोर्ड परमाणु मॉडल, ये रदरफोर्ड जो थे, इन्होंने ये अपना प्रयोग है ना खुद अकेले नहीं किया था, इनके साथ में इसी के 2 स्टूडेंट थे जो इनके मार्गदर्शन पे आगे मतलब स्टडी कर रहे थे, उनके साथ मिलके इन्होंने ये रदरफोर्ड परमाणु मॉडल दिया था, जिसे हम कहते हैं स्वर्ण पन्नी प्रयोग, स्वर्ण पन्नी प्रयोग। ठीक है, और ये नाम देख रहे हो आप, हैसे, गीगर और अर्नेस्ट मार्सडेन जो थे, ये 2 इनके स्टूडेंट थे। इन दोनों के साथ में मिलकर और रदरफोर्ड ने अपना स्वर्ण पन्नी प्रयोग बताया था। आपको पता है, आपने इसमें पढ़ रखा है कि इसके अंदर प्रयोग के अंदर बताया था
कि एक सोने की पतली पन्नी जो होती है, देखो उसमें 10th के अंदर ये इस टाइप से यू डायग्राम दिया हुआ है ना, इसके अंदर फिर यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है ये, जिससे हम क्या करते हैं, अल्फा पार्टिकल्स इसके अंदर से गुजारते हैं, ठीक है ना, ये अल्फा पार्टिकल। अब अल्फा पार्टिकल्स जब इसमें से निकलते हैं सोने की पतली पन्नी के ऊपर, तो इसके ऊपर जिंक सल्फाइड का लेप वगैरह किया जाता है। चलो अपन इसके बारे में बात करते हैं। देखिए इन्होंने सबसे पहले क्या किया, सोने की पतली पन्नी ली और इस पन्नी के ऊपर, है ना, अल्फा कणों का प्रहार करवाया और संख्या भी बताई गई। देखो ये संख्या बताते हैं, अल्फा कण क्या होते हैं, द्विधनात्मक कण होते हैं, है ना, ये एक तरह से धनात्मक कण है जो हीलियम के द्वारा निर्मित किए गए थे। इन अल्फा कण की संख्या बताई गई थी कितनी, 20,000, कितने, 20,000 अल्फा कणों को एक साथ इसमें प्रहार कराया गया था। तो ये जो सोने की पतली पन्नी है ना, इसके ऊपर पीछे की तरफ क्या था, जिंक सल्फाइड ZnS का लेप किया गया था, ताकि इसमें पता चले कि ये जो अल्फा पार्टिकल्स इससे टकरा रहे हैं उनकी दिशा क्या है, यानी उनकी दिशा की जानकारी के लिए इसमें जिंक सल्फाइड का लेप किया गया था। ठीक है, तो इसमें आपने प्रयोग पढ़ा था, इसके अंदर से ये रेड निकलती है, फिर ये कण कुछ निकलते हैं सीधे कोई उसके अंदर, वो अभी अपन इसके बारे में चर्चा करते हैं आगे। ठीक है, तो क्या हुआ, देखो अल्फा कण थे, अब अल्फा कणों का जब प्रहार कराया गया तो इसको हम इस प्रकार से समझते हैं। देखो आप क्या प्रयोग था, ये डायग्राम आपने इस टाइप का 10th के अंदर पढ़ा है, लेकिन अभी अपन 11th के हिसाब से इसको दूसरे तरीके से ही लेते हैं। देखिए जैसे मान लो ये सोने की पतली पन्नी है, ठीक है, इस पन्नी के ऊपर लगातार अल्फा पार्टिकल्स का क्या किया गया, प्रहार किया गया था, ये क्या है, अल्फा कण, और इसके अंदर पीछे की तरफ ZnS का लेप, ठीक है, और ये आपने क्या है, स्वर्ण पन्नी है, स्वर्ण पत्र है। अब ये अल्फा कण जब इन्होंने देखा कि हम इस अल्फा कणों का प्रहार इसके ऊपर करवाते हैं तो इसमें से अधिकांश कण बिना किसी रुकावट के इस पन्नी को पार करके निकल जाते हैं। जैसे ये कण आया तो ये कण आगे जाते ही सीधा यूं निकल गया, यूं बिना किसी रुकावट के चले गए। ठीक है, फिर कुछ कण ऐसे थे जो इससे टकराए और अपने मार्ग को इन्होंने क्या कर दिया, बदल दिया, यानी ये टकराने के बाद इस तरह से अपने किसी दिशा के अंदर चले गए। ठीक है, यानी कुछ कोण के ऊपर इनका क्या हो रहा था, मतलब प्रतिकर्षण हो रहा था। ठीक है, और एक कण मतलब 20,000 अल्फा कणों में से केवल एक कण ही ऐसा था जो इसके केंद्र से टकराया। देखो अब अपन इसको अलग मार्ग से करते हैं कि ये जैसे ये कण आया इसके केंद्र से टकराया और टकराकर वापस उसी दिशा में लौट गया, ये एक कण ऐसा था। बाकी तो क्या है, अब अपन इसमें जितनी ज्यादा बताएं तो बता भी सकते हो आप, है ना, जैसे ये कण गया अब ये सीधे निकल गए, कुछ कैसे गए, अब यहां से भी अपन इसको बता सकते हैं। ठीक है, कुछ इसके मार्ग से क्या हो गए, विचलित हो गए, और एक कण ये ऐसे घुमा। जब ये एक कण घुमा तब उनके द्वारा ये प्रयोग, तो देखो सिंपल सा प्रयोग यही बताना है, वापस सुन लीजिएगा, एक प्रयोग को वापस एक बार बता देता हूं कि 20,000 अल्फा कणों का किसके, स्वर्ण पन्ने के ऊपर जब प्रहार कराया गया तो उसमें से अधिकांश कण जो थे वो बिना किसी रुकावट के निकल गए। कुछ कण थे जो टकराए और अपने मार्ग से किसी कोण के ऊपर क्या हो गए, विचलित हो गए। ठीक है, और 20,000 में से केवल एक कण ही ऐसा था जो इससे टकराकर वापस उसी दिशा के अंदर लौट गया, और वो
देखने के बाद फिर रदरफोर्ड ने इस प्रयोग से रिलेटेड कुछ प्रेक्षण दिए। प्रेक्षण सबसे पहला ये था कि उन्होंने देखा कि देखो आप, सबसे पहला प्रेक्षण क्या था कि कुछ कण बिना किसी रुकावट के निकल गए। अब कुछ कण बिना किसी रुकावट के निकले, इसका मतलब परमाणु का अधिकांश भाग, परमाणु का अधिकांश भाग क्या है, खोखला होता है, सीधी सी बात है। ये इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, ठीक है। फिर इन्होंने कहा कि भाई ये कुछ कण मार्ग से क्या हो रहे हैं, यूं विचलित हो रहे हैं। इसका मतलब इधर कोई ना कोई ऐसे कण उपस्थित है जिसके ऊपर धनायन हो या कोई ऐसा आवेश हो जिसके कारण ये कण उससे क्या हो रहे हैं, प्रतिकर्षित हो रहे हैं, ठीक है। और मुख्य पॉइंट था कि इन्होंने कहा कि परमाणु के केंद्र में एक ऐसा कठोर धनावेशित भाग होता है, ठीक है ना, जो परमाणु के अंदर पूरे, है ना, पूरी व्यवस्था को केंद्रित करे रखता है। मतलब हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी व्यवस्था को यह बनाए रखता है, और उसको इन्होंने नाम दिया था नाभिक। तो इनका सेकंड पॉइंट यही था कि इनके द्वारा यही कहा गया कि परमाणु के केंद्र में एक धनावेशित भाग है जो परमाणु की व्यवस्था को बनाए रखता है, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहा जाता है। ये तो कहा था कि भाई ये प्रक्रिया होती है इस तरह से, तो इसमें कई परीक्षण इस तरह से प्रेक्षण लिए गए, और प्रेक्षण लेने के बाद फिर इसके मॉडल के कुछ पॉइंट बताए गए। पॉइंट क्या है वो अभी लेते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अब देखिए, अब इसके बाद हम यही बताते हैं इसको सिंपल वे में। वो क्या कहोगे कि भाई ये जो परमाणु मॉडल था, इसके मुख्य बिंदु हम क्या बता सकते हैं। तो इसके मुख्य बिंदु में यही चीज बताई गई है कि परमाणु जो होता है, चलिए देखिए इसका मॉडल के मुख्य बिंदु क्या कह सकते हैं। तो मुख्य बिंदु में पहला भाग वही था कि परमाणु, ये जो मॉडल था, ठीक है ना, देखिए इसके मुख्य बिंदु में हम ये कह सकते हैं कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल जो है, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल नाभिकीय मॉडल है। क्या है, नाभिकीय मॉडल है, ठीक है। एक तो ये ध्यान रखना, नाभिकीय मॉडल है मतलब ये नाभिक के बारे में बता रहा है, ठीक है। दूसरा इसने कहा कि इसका अधिकांश धनावेशित भाग, जो अभी अपन ने सेकंड पॉइंट लिया वही वापस बता रहे हैं इसमें, अधिकांश धनावेशित भाग केंद्र में होता है, केंद्र में है, जिसे क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। जिसे क्या कहा गया, नाभिक कहा गया। और नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और नाभिक में ही क्या पाए जाते हैं, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। तीसरा पॉइंट इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर, किसके, नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्ताकार पथ में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। निश्चित वृत्ताकार पथ में क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं।
उन्हें क्या कहा जाता है? कक्षा। क्या कहते हैं? कक्षा कहते हैं। किसे कक्षा कहेंगे? कि जिन वृत्ताकार पथ में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उन्हें हम कक्षा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज इसके अंदर आपको ध्यान में रखनी है। और चौथा पॉइंट इन्होंने यही कहा था कि जो परमाणु है ना, परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है? समान होती है। संख्या समान होती है, इसलिए परमाणु क्या है? उदासीन होता है। परमाणु क्या है? उदासीन। ये इसके कुछ मुख्य बिंदु को हम बता सकते हैं कि परमाणु मॉडल जो था वो नाभिकीय मॉडल था। ठीक है, और नाभिकीय मॉडल के साथ साथ इसमें ये बता सकते हैं कि अधिकांश भाग नाभिक केंद्र के अंदर होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। इसके अलावा ये भी बताया गया कि भाई ये इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर जिन वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं उन्हें कक्षा कहते हैं, जिसे अपन कहते हैं ना K, L, M और N के द्वारा दर्शाया जाता है। और परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा क्या होती है? समान होती है, इसीलिए परमाणु क्या है? एक उदासीन कण है। ठीक है, चलिए ये इसका मुख्य पॉइंट हो गया। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और फिर हम इसकी ले लेते हैं। दो कमियां बता देता हूं मैं इसकी कमी सबसे बड़ी क्या थी? इसकी कमी ये थी कि इसने ये बताया ना कि ये निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज इसमें ये आई कि जो वृत्ताकार पथ के अंदर इलेक्ट्रॉन की संरचना किस प्रकार से होगी उसके बारे में रदरफोर्ड नहीं बता पाए। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है इसमें। देखो इसकी कमी क्या है? कमियों में पहली यही थी कि यह परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संरचना के बारे में नहीं बता पाए। मतलब इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं, कैसे घूमते हैं, या इलेक्ट्रॉन कितनी कितनी संख्या में किस कक्षा में कितने रहेंगे उसके बारे में ये कोई जानकारी नहीं दे पाए थे। दूसरा पॉइंट था इनका वो ये था कि इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निश्चित वृत्ताकार पथ में क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। और जब वो इलेक्ट्रॉन निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएंगे तो उस समय उसका वेग क्या होता है? निश्चित रहता है। लेकिन अगर हम उसके वेग को चेंज कर दें तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? त्वरण उत्पन्न होगा। और जरूरी नहीं है कि वह इलेक्ट्रॉन जब निश्चित वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है ना, तो जब इसके त्वरण उत्पन्न किया जाए तो त्वरण उत्पन्न होने से इसकी गति क्या होती है? इसके रूप में ना होकर सर्पिलाकार हो जाती है। कैसे होती है? वास्तव में इलेक्ट्रॉन यूं चक्कर लगाते हैं परमाणु के चारों तरफ। ये किसने? ये नाभिक के चारों तरफ। ये तो नील्स बोहर के द्वारा बताया गया था, लेकिन ये चीज है ना, ये रदरफोर्ड इसके बारे में नहीं बता पाए। फिर तीसरा इसका सबसे मुख्य पॉइंट था कि ये मैक्सवेल के सिद्धांत को नहीं समझा पाए। मैक्सवेल सिद्धांत, मैक्सवेल फिजिक्स के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कहा था कि कोई भी आवेशित कण, चाहे वो धनायन वाला हो चाहे ऋणायन वाला हो, जब गति करता है तो उसकी ऊर्जा में क्या होती है? कमी होती है। तो उस सिद्धांत को जब हमने इसके ऊपर बताते हैं, मतलब जब बताया गया तो ये कहा गया कि देखो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है? एक ऋण आवेशित कण है ना। इसमें बताया गया था, इन्होंने कहा, और इन्होंने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन लगातार वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाते हैं। लेकिन मैक्सवेल का सिद्धांत जब इसके ऊपर लागू किया गया तो ये कहा गया कि इलेक्ट्रॉन आवेशित कण है, जब ये चक्कर लगाएगा तो इसकी ऊर्जा में क्या होगी? कमी होगी। और कमी होती, जैसे पहला मार्ग इसका ये है, फिर जैसे यहां तक आने के बाद ये अपने मार्ग से थोड़ा सा विचलित होगा। ऐसे करके यूं लगातार घूमते घूमते और सीधा परमाणु के कहां गिरना चाहिए? नाभिक के अंदर गिरना चाहिए। ये कहा गया मैक्सवेल के द्वारा
कि अगर इलेक्ट्रॉन लगातार वृत्ताकार पथ में चक्कर लगाएगा तो उसकी ऊर्जा धीरे धीरे क्या होती है, कम होती जाती है। हम भी एक आवेशित कण है। अब हम लगातार जब गति करते हैं, चलते हैं, तो हमारी ऊर्जा में भी क्या होती है, धीरे धीरे कमी हो जाती है, हम भी क्या हो जाते हैं, थक जाते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी ये चीज बताइए कि ये आवेशित कण अगर लगातार घूमता रहेगा, चक्कर लगाएगा, तो उसकी ऊर्जा में कमी होती जाएगी और कमी होते होते सीधा वो वृत्ताकार पथ धीरे धीरे क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा और छोटा होते ही वो सीधा परमाणु के नाभिक में गिरना चाहिए। ये बात जब रदरफोर्ड को कहा गया कि ये ऐसा हो सकता है, तो इसके बारे में रदरफोर्ड कोई जानकारी नहीं दे पाए थे। और दूसरी चीज, रदरफोर्ड ने ये बताया तो था कि परमाणु जो होता है वो स्थायी होता है, लेकिन ये क्यों होता है, क्या कारण है, इसके बारे में भी रदरफोर्ड पूर्ण रूप से सही जानकारी नहीं दे पाए थे। ठीक है ना। तो ये आज अपने दो परमाणु मॉडल मुख्य रूप से लिए हैं, जिसमें एक रदरफोर्ड और इससे पहले हमने लिया था जे थॉमसन का। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम कुछ परिभाषाएं लेंगे जो रदरफोर्ड के इस परमाणु मॉडल के आधार पर बनाई गई है। ठीक है। तो आप बाल मंदिर बाड़मेर के इस यूट्यूब चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।